अपन डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल पढ़ रहे हैं, द्विकुंडलिनी संरचना पढ़ रहे हैं। ये वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई है। अपने ये पढ़ लिया बेटा, प्रति समानांतर और पूरक होती है, क्योंकि इसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध जो है दोनों श्रृंखलाओं में उसकी दिशा विपरीत होती है। दूसरा अपने पढ़ा है डीएनए की जो श्रृंखला है, इस डीएनए रज्जु का जो आधार है या बैकबोन जिसे कहते हैं, वो पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट जो है, इन दोनों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। तीसरा फिर अपन ने पढ़ा बेटा, इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो पूरक नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाई जाती हैं। पूरक नाइट्रोजन क्षारक यानी प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बंध बनाता है। प्यूरिन दो प्रकार की हैं, अपने पढ़ी है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन डीएनए में पिरिमिडिन दो हैं, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और इनके मध्य द्विबंध बनेगा। एडेनिन जो है ग्वानिन के, एडेनिन थाइमिन के साथ द्विबंध बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिबंध बनाएगा। ये अपन ने पढ़ लिया बेटा। फिर मैंने बताया था कि इस सारे युग्मक के आधार पर एक सार युग्मकता नियम दिया था, जिसे तुल्यता का नियम भी कहते हैं, चारगाफ द्वारा दिया गया था। ये अपन ने पढ़ लिया बेटा। अब इसके बाद अपन ने पढ़ लिया है सारे युग्म के मध्य दूरी, ये भी पढ़ लिया है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद बेटा एक पॉइंट और है, जो डीएनए हेलिक्स है, डीएनए का एक कुंडल है, डीएनए का एक कुंडल, इस डीएनए के एक कुंडलन में 360 डिग्री कौन बन रहा है? देखिए बेटा, ये यहां से ये कुंडल है, ये आधा कुंडल में 180 डिग्री कौन बनेगा, और ये वापस आधा 180। तो कुल डीएनए के एक हेलिक्स या एक कुंडल में 360 डिग्री का कौन बनता है, और एक कुंडल में 10 सारक युग्म होते हैं, 10 सार युग्म है। तो बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक सार युग्म का घुमाव कितना होता है, एक सार युग्म का जो घुमाव है वो कितने डिग्री का होता है? तो ये हो जाएगा बेटा 360/10 36 डिग्री। तो एक सार युग्म का घुमाव होता है 36 डिग्री। ये इस प्रकार ये डीएनए की जो संरचना है। अब देखिए डायग्राम से, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना ऐसी होती है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं, ये बता रखे हैं अपन। ये क्यों है, ये 3' सिरा है, तो इसका दूसरा ये 5' फॉस्फोडाइस्टर बंध बनने की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये इधर 5', ये 3' और ये 5'। अब बेटा दूसरा पॉइंट था कि इनकी जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है ये पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट की बनी हुई है, और इन दोनों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। फिर अपने पढ़ा था इनके मध्य सार युग्मन होता था। एक कुंडल में 10 सार युग्म होते हैं। फिर इसमें मैंने बताया था बेटा, अपने पढ़ा है कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य त्रिबंध होगा, और एडेनिन और थाइमिन के मध्य द्विबंध होगा। ये पढ़ा है। फिर अपन ने पढ़ा था बेटा, एक जो कुंडल है, एक कुंडल की लंबाई, यहां से एक कुंडल की जो लंबाई है बेटा वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम, और इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, और एक हेलिक्स में 10 सार युग्म होंगे। एक हेलिक्स में जो सार युग्मों की संख्या है बेटा 10 सार युग्म होंगे। इस प्रकार ये डीएनए की संरचना होती है। क्लियर? इसके बाद डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल की बात करने के पश्चात बेटा हम इसके बाद पढ़ेंगे डीएनए के प्रकार। देखिए डीएनए जो है घुमाव के आधार पर डीएनए दो प्रकार का होता है। एक ऐसा डीएनए जिसका घुमाव दक्षिणावर्त हो, दूसरा ऐसा डीएनए जिसका घुमाव वामावर्त हो। तो जिसका घुमाव दक्षिणावर्त है तो वह दक्षिणावर्त डीएनए कहलाएगा, और दूसरे प्रकार का वामावर्त डीएनए कहलाएगा। देखिए दक्षिणावर्त डीएनए में कौन कौन से डीएनए आएंगे और वामावर्त डीएनए में कौन सा डीएनए है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो डीएनए घुमाव के आधार पर, किसके आधार पर? घुमाव के आधार पर डीएनए। घुमाव के आधार पर डीएनए बेटा दो प्रकार का होता है। एक है दक्षिणावर्त
और दूसरा है वामावर्त। राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। देखिए क्या होगा बेटा, इस डीएनए का घुमाव, इस डीएनए का घुमाव दक्षिणावर्त होगा। इस डीएनए का जो घुमाव है बेटा वो दक्षिणावर्त होगा, और वामावर्त डीएनए का घुमाव इसका वामावर्त होगा, वाम दिशा में इसका घुमाव होगा। अब ये जो दक्षिणावर्त डीएनए है, चार प्रकार के जो डीएनए, जनरली अपन जो डीएनए की संरचना पढ़ी है वो बी डीएनए है, वो दक्षिणावर्त डीएनए ही है। तो चार प्रकार के डीएनए बेटा, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। ये चारों प्रकार जो है डीएनए के, ये दक्षिणावर्त डीएनए के प्रकार हैं। वामावर्त डीएनए में एक डीएनए आता है बेटा जेड डीएनए, याद रखना है जेड डीएनए। जेड डीएनए के बारे में देखिए, जेड डीएनए जो है बी डीएनए से किस प्रकार भिन्न है। जेड डीएनए में बेटा आपको पढ़ना है कि इनमें सार युग्म जो होंगे, एक कुंडल में सार युग्म संख्या 12 होती बेटा। एक कुंडलन में, एक हेलिक्स में सार युग्मन की संख्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जेड डीएनए की। जेड डीएनए के एक कुंडलन या एक हेलिक्स में सार युग्म की संख्या 12 होगी, और एक कुंडलन की जो लंबाई है, एक कुंडलन की लेंथ जो है बेटा वो होगी इसमें 45.6 एंगस्ट्रॉम। याद रखना है जेड डीएनए बी डीएनए से अलग है। बी डीएनए में सार युग्म की संख्या 10 थी, इसमें 12 है। एक कुंडल की लंबाई उसमें 34 एंगस्ट्रॉम थी। जेड डीएनए में एक कुंडल की लंबाई 45.6 एंगस्ट्रॉम है। तीसरी जो चीज़ है बेटा, इस जेड डीएनए का जो व्यास है वो होगा बेटा 18.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। अतः इस प्रकार बेटा घुमाव के आधार पर डीएनए दो प्रकार के हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त डीएनए ए डीएनए, बी डीएनए, सी और डी डीएनए, और वामावर्त डीएनए में घुमाव वामावर्त होगा। इसमें एक आएगा जेड डीएनए। जेड डीएनए के बारे में आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक कुंडलन में सार युग्म की संख्या 12 है, एक कुंडलन की लंबाई 45.6 एंगस्ट्रॉम है, और इसका व्यास है 18.4 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। इसके बाद बेटा घुमाव के आधार पर डीएनए के प्रकार। इसके बाद अपना टॉपिक आता है बेटा एक पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए, इसको लिखते हैं बेटा पैलिंड्रोमिक डीएनए। देखिए पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है। ऐसा डीएनए, देखिए बेटा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जी जी, सी सी, टी ए, जी जी, सी सी। इसका पूरक क्षार क्या होगा बेटा, सी सी, जी जी, ए, टी, सी सी, जी और जी। ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम है बेटा। देखिए पैलिंड्रोमिक डीएनए है। पैलिंड्रोमिक डीएनए किसे कहेंगे, ऐसा डीएनए। इसमें क्या विशेष लग रहा है आपको, ये 5' है, ये 3' सिरा, ये बेटा 3' सिरा है, ये 5' सिरा है। ठीक है। ये डीएनए की एक श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये डीएनए की दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब देखिए इसमें क्या आपको विशेष लग रहा है बेटा, एक श्रृंखला, ये दूसरी श्रृंखला। ये एक श्रृंखला के एक सिरे से अपन डीएनए को पढ़े, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक सिरे से पढ़े तो क्या है, जी जी, सी सी, टी ए, जी जी, सी सी। इसी डीएनए को अब दूसरे सिरे से पढ़े तो वापस जी जी, सी सी, टी ए, जी जी और सी सी। यही है। तो ऐसा डीएनए जिनको दोनों सिरों से, जिनके दोनों सिरों से न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या हो, समान हो। इसको यहां से इधर पढ़े अपन 5' से 3' सिरे की तरफ, तो आ रहा है जी जी, सी सी, टी ए, जी जी, सी सी। और वापस सिरे से पढ़े 5' से 3D सिरे से, तो सेम जी जी, सी सी, टी ए, जी जी, सी सी ए। तो इस प्रकार का डीएनए कहलाएगा बेटा पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो क्या विशेषता हो जाएगी, ऐसा डीएनए,
ऐसा डीएनए जिसको या जिसके दोनों सिरों से, जिसके दोनों सिरों से न्यूक्लियोटाइड क्रम समान होता है। दोनों सिरों से न्यूक्लियोटाइड जो क्रम है वो समान होता है बेटा, सेम है। दोनों सिरों से का मतलब बेटा यहां से 5 डेज से 3 डेज सिरे की तरफ पढ़ेंगे, वापस 5 डेज से 3 डेज सिरे की तरफ। न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है, नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम है वह समान है। ऐसे डीएनए को कहेंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए। पॉज कर, हाँ कहाँ, हाँ तो पैलिंड्रोमिक डीएनए ऐसा डीएनए जिसके दोनों सिरों से न्यूक्लियोटाइड का क्रम समान हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपने सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, इसको लिखता है बेटा मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बेटा, ये सिद्धांत क्या है। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा जो सिद्धांत है किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने इस सिद्धांत के बारे में बताया, फ्रांसिस क्रिक ने। दूसरी चीज इस सिद्धांत में है क्या बेटा, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में क्या चीज बताई। इन्होंने बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो डीएनए में निहित होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं जो डीएनए में निहित होती हैं, वो सूचनाएं, उन सूचनाओं का डीएनए से एक दिशा में प्रवाह होता है, यानी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशी होता है। ये इन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने बताया। तो इन्होंने फिर आगे किया, किस रूप में बताया कि डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित हो सकती हैं और आरएनए से अनुवादन क्रिया द्वारा प्रोटीन में स्थानांतरित होती हैं। आरएनए से पुनः डीएनए में इन आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण रिवर्स नहीं होता है। ये चीज बताई फ्रांसिस क्रिक ने। तो इन्होंने क्या बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो हैं, आनुवंशिक सूचनाएं, आनुवंशिक सूचनाओं का जो आनुवंशिक सूचनाओं का जो डीएनए में निहित होती है, जो डीएनए में उपस्थित होती है, जो डीएनए में संग्रहित होती है, आनुवंशिक सूचनाओं का जो डीएनए में निहित होती है, एक दिशीय प्रवाह होता है। आनुवंशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है। किस प्रकार, जैसे देखिए बेटा डीएनए है, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं आरएनए के रूप में, आरएनए में निहित सूचनाएं प्रोटीन के रूप में, एक दिशीय प्रवाह। यानी डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं वह आरएनए में स्थानांतरित हो सकती हैं, आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं प्रोटीन में निहित हो सकती हैं, प्रोटीन में स्थानांतरित हो सकती हैं। तो डीएनए से आरएनए में जो सूचनाएं स्थानांतरित हो रही, इस प्रक्रिया को कहेंगे अनुलेखन। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन, इसको कहेंगे बेटा अनुवादन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें भाग लेता है। और डीएनए से नए डीएनए का ही निर्माण हो रहा है। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं नए डीएनए में भी स्थानांतरित होती हैं। इस क्रिया को कहता है बेटा प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण या अपन कहेंगे बेटा रेप्लिकेशन। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या बताया, सेंट्रल डोग्मा में क्या बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो डीएनए में निहित होती हैं उनका एक दिशीय प्रवाह होता है। यानी डीएनए से सूचनाएं, डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से सूचनाएं आरएनए में जा सकती हैं, आरएनए से सूचनाएं प्रोटीन में जा सकती हैं।
प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए में पुनः सूचनाएं स्थानांतरित नहीं हो सकती, ये बताया फ्रांसिस क्रिक ने। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सेंट्रल डोगमा जो सिद्धांत है, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था बेटा। इस सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का रूपांतरण आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा। दो वैज्ञानिक आए इसके बाद। देखिए, सेंट्रल डोगमा का रूपांतरण, मूल सिद्धांत का रूपांतरण। मूल सिद्धांत का रूपांतरण देने वाले दो वैज्ञानिक थे बेटा, यानी इसको लिखेंगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का रूपांतरण जो सिद्धांत है देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, एक तो नाम है बेटा टेमिन और दूसरा है बेटा बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर नामक दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया बेटा? टेमिन ने यह बताया कि डीएनए में निहित सूचनाएं, डीएनए में निहित सूचनाओं से आरएनए बनता है, यानी डीएनए में निहित सूचनाएं आरएनए के रूप में स्थानांतरित होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि आरएनए से वापस डीएनए का निर्माण हो सकता है, यानी कि आरएनए में निहित सूचनाएं पुनः डीएनए में आ सकती हैं। अतः इसने, क्रिक ने जो चीज बताई थी, क्रिक ने कहा था कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो एक दिशी होता है, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशी होता है। इस चीज को इन्होंने बताया कि एक दिशी न होकर वापस विपरीत दिशा में भी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि आरएनए में निहित सूचनाएं, आरएनए में आनुवंशिक सूचनाएं जो निहित हैं वो वापस डीएनए में स्थानांतरित हो सकती हैं, डीएनए में भी स्थानांतरित हो सकती है बेटा। तो डीएनए से आरएनए में जो सूचनाएं जा रही हैं उस क्रिया को अपन कहते हैं अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ये उसका विपरीत हो रहा है, आरएनए में निहित सूचनाएं डीएनए में आ रही हैं, इसको कहेंगे बेटा विपरीत अनुलेखन या प्रतीप अनुलेखन। इसको कहते हैं बेटा प्रतीप अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा संपन्न होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होगी। देखिए बेटा एक चीज और, इसमें इस सेंट्रल डोगमा के रूपांतरण जो सिद्धांत है इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं, इसको बेटा टेमिनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि टेमिन का इसमें योगदान है, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं बेटा टेमिनिज्म या प्रतीप अनुलेखन। प्रतीप अनुलेखन में वापस समझ लीजिए, ये जो आरएनए है बेटा, इसमें उपस्थित जो सूचनाएं हैं, आनुवंशिक सूचनाएं, वह डीएनए में स्थानांतरित हो रही हैं। क्रिक द्वारा बताए गए सेंट्रल डोगमा के विपरीत हो रहा है, अतः इसे प्रतीप अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। एक चीज इसमें और है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ वायरसेस में होता है। और कौन से वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी? आरएनए वायरसेस में। ऐसे वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, उन वायरसों में प्रतीप अनुलेखन की क्रिया देखी जाती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद रखना आपको, ओनली किसमें होगा? आरएनए वायरसेस में, आरएनए वायरसेस में होती है, ये आरएनए वायरसेस में होती है। तो समझ में आया आपके मूल सिद्धांत? मूल सिद्धांत का रूपांतरण बेटा किसने दिया था? टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि इससे पहले जो क्रिक ने बताया था कि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में होता है,
इन्होंने बताया कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह विपरीत दिशा में भी हो सकता है, अर्थात आरएनए में निहित सूचनाओं से पुनः डीएनए में सूचना वो आ सकती है। इस प्रक्रिया को ये अनुलेखन के विपरीत है, तो इसे प्रतीप अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा संपन्न होगी और ये किन में होती है? ये सिर्फ होगी बेटा आरएनए वायरसेस में। इस प्रकार की जो क्रिया है ये आरएनए वायरसेस में होती है। अपन आगे बायोटेक्नोलॉजी जब चैप्टर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक आएगा टॉपिक बेटा, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में अपन इसको पढ़ेंगे बेटा कि डीएनए से आरएनए से सी डीएनए का निर्माण होगा। आरएनए से कौन से डीएनए का निर्माण होगा? सी डीएनए का। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होगी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए से किसका निर्माण होगा? सी डीएनए का निर्माण होगा। ये बेटा अपन आगे पढ़ेंगे इसमें विस्तार से बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी में। इस क्रिया को भी क्या कहेंगे? टेमिनिज्म, या ये क्या कराएगी बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतीप अनुलेखन। प्रतीप अनुलेखन। क्लियर? समझ में आया? रूपांतरण सिद्धांत, मूल सिद्धांत और मूल सिद्धांत का रूपांतरण। मूल सिद्धांत का रूपांतरण टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था, इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अपना टॉपिक आता है डीएनए की लंबाई या डीएनए का संवेष्टन। डीएनए का संवेष्टन, इसको लिखते हैं बेटा डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग। देखिए डीएनए संवेष्टन या डीएनए पैकेजिंग क्या होता है बेटा? इसको समझने से पहले अपने पढ़ा था, इससे पहली स्लाइड्स में अपने पढ़ा था डीएनए की लंबाई। तो डीएनए की लंबाई ज्ञात करने का जो आधार था, किसी डीएनए में पाए जाने वाले क्षारक युग्मों की संख्या और दो क्षारक युग्मों के मध्य पाई जाने वाली या दो क्षारक युग्मों के मध्य दूरी, उसको दो क्षारक युग्मों के मध्य दूरी, तो क्षारक युग्मों की संख्या को उनके मध्य दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी विशेष कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। ये अपने पहले की स्लाइड्स में बेटा मैं पढ़ा चुका हूं डीएनए की लंबाई में। ये बेटा डीएनए की लंबाई, इससे हमने पढ़ा था क्षारक युग्म की उपस्थिति के आधार पर द्विरज्जु की डीएनए है तो उसमें कितने क्षारक युग्म हैं? जैसे मानव की बात करें तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हैं, तो और एक क्षारक युग्म के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इन क्षारक युग्मों को 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मानव की कोशिका के जो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है उसकी लंबाई अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवाणु के डीएनए की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जीवाणु भोजी और 5×174 वायरस की भी अपन लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं डीएनए संवेष्टन। डीएनए संवेष्टन या डीएनए पैकेजिंग। तो किसी डीएनए की जो लंबाई है, डीएनए की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो डीएनए की लंबाई में डीएनए की लंबाई के लिए डीएनए में उपस्थित क्षारक युग्म, डीएनए में क्षार युग्म की संख्या, डीएनए में क्षार युग्म की संख्या मल्टीप्लाई दो क्षारक युग्म के मध्य दूरी, दो क्षार युग्म के मध्य दूरी। तो डीएनए में क्षार युग्म की संख्या कितनी है बेटा? मानव की बात करें अपन तो मानव के डीएनए में क्षार युग्म कितने हैं? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है और इनके दो क्षार युग्म के मध्य दूरी जो है वो है बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6.6 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 3.4 × 10⁻−10। तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा 2.2 मीटर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, यानी लगभग 2.25 मीटर डीएनए। मानव की कोशिका के केंद्रक में जो अति सूक्ष्म संरचना है
उसमें 2.2 मीटर डीएनए स्थित हैं, तो उसके पैकेजिंग है, उनकी समाविष्ट होने की जो पैकेजिंग है बेटा कितनी विशिष्ट होगी, कितनी अति विशिष्ट पैकेजिंग के द्वारा इस छोटी सी संरचना केंद्रक जिसकी साइज होती है बेटा 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर में 2.2 मीटर का डीएनए कैसे संभव होगा, वो अति विशिष्ट पैकेजिंग के द्वारा ही संभव है। अब इसको बेटा अपन आगे डीएनए की जो पैकेजिंग है, मानव में डीएनए की पैकेजिंग, तो मानव की बात कर रहे हैं अपन बेटा, क्या है, मानव के डीएनए की लंबाई आई है बेटा 2.2 मीटर, और केंद्रक जो है, कोशिका का केंद्रक का जो माप है बेटा, केंद्रक की जो साइज है बेटा वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। अब इतने छोटी सी संरचना में 2.2 मीटर डीएनए एक अति विशिष्ट पैकेजिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है कि इसमें आ जावे। तो जो पैकेजिंग है उस पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे बेटा, डीएनए पैकेजिंग, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग। तो बेटा ये पढ़े अपन पहले लेवे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए संवेष्टन, डीएनए संवेष्टन या डीएनए पैकेजिंग। देखिए बेटा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, सबसे पहले कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इनके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। दूसरी चीज, इनका जो कोशिका द्रव्य है, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो वृत्ताकार होता है और द्विरज्जुकी है और कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। तीसरी चीज इसमें याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन, जो क्षारीय प्रोटीन है, वह नहीं पाई जाती है। तो ये जो डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कोई अन्य एक क्षारीय प्रोटीन है या धनावेशित प्रोटीन है, उससे संबंधित होकर, उससे जुड़कर एक बड़ा लूप बनाती है और लूप के रूप में कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आपको पता है कि इसमें जो केंद्रकीय पदार्थ है एक सघन गहरे स्थान के रूप में केंद्रित होता है, उसे अपन केंद्रकाभ या जीनोफोर भी कहते हैं। तो आइए इसमें क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो सेल है बेटा इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। दूसरी चीज, इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है बेटा कैसा होगा, आनुवंशिक पदार्थ वृत्ताकार होता है, द्विरज्जुकी होता है। प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक या जीवाणु, जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। तो आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, वृत्ताकार या द्विरज्जुकी होता है, जो कोशिका द्रव्य में स्थित होगा। कहाँ स्थित होता है, सीधे कोशिका द्रव्य में। और वर्ताकार द्विरज्जुकी जो आनुवंशिक पदार्थ है कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, उसको बेटा केंद्रकाभ कहते हैं, केंद्रकाभ, न्यूक्लियड, या इसका दूसरा नाम और है बेटा जेनोफोर, जीनोफोर भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो क्षारीय प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ये एक तरह की क्षारीय प्रोटीन है, ये एब्सेंट होती है, क्षारीय प्रोटीन नहीं पाई जाती है। डीएनए आपको पता है ऋणावेशित होता है, आनुवंशिक पदार्थ ऋणावेशित हैं और क्षारीय प्रोटीन धनावेशित होती हैं। अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, ये धनावेशित प्रोटीन ऋणावेशित डीएनए के चारों ओर लिपट कर ये चारों ओर अति विशिष्ट पैकेजिंग के द्वारा इसको पैकेज कर लेती हैं। इनमें सारी प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, तो अन्य धनावेशित प्रोटीन डीएनए को लूप के रूप में व्यवस्थित करती हैं। अन्य धनावेशित प्रोटीन जो हैं वो डीएनए को बेटा एक लूप बनाकर लूप में व्यवस्थित करती हैं। इस प्रकार की पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, जो कोई विशिष्ट प्रकार की पैकेजिंग नहीं देखी जाती है। यह है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग जो अपने आप में एक अति विशिष्ट प्रकार की है। चलिए शुरू करते हैं अपन दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए संवेष्टन या डीएनए पैकेजिंग। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट। इसके साथ इसमें क्या होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी केंद्र के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होगी और इस केंद्र के भीतर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है क्षारीय प्रोटीन है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन जो है किस प्रकार की प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन है। ये क्षारीय प्रोटीन क्या है, क्यों है, क्योंकि प्रोटीन बेटा एमिनो एसिड्स के मिलने से बनती है। क्षारीय प्रोटीन है क्योंकि इस हिस्टोन प्रोटीन में क्षारीय अमीनो अम्ल जो है उनकी अधिकता होती है। क्षारीय अमीनो अम्ल कौन कौन से बेटा, आर्जिनिन क्षारीय अमीनो अम्ल है, आर्जिनिन व लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन जो अमीनो अम्ल है इसकी अधिकता होती है। हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन जो अमीनो एसिड है बेटा, एमिनो एसिड, इनकी अधिकता होती है। इस कारण ये सारी प्रोटीन है। तो सारी प्रोटीन उपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में। अब इसमें क्या होता है, ये क्षारीय प्रोटीन जो है, ये क्षारीय प्रोटीन कैसी होगी, क्षारीय है तो कैसी होगी बेटा, ये धनावेशित प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित होती है। हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित होती है। तीसरी इसमें चीज ध्यान रखनी है, हिस्टोन प्रोटीन जो है 5 प्रकार की होती है। ये इसके 5 प्रकार है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, H1, H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3 और पांचवा है H4। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन है। क्षारीय प्रोटीन क्यों है, क्योंकि क्षारीय अमीनो अम्लों की अधिकता के कारण है। आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों क्षारीय अमीनो अम्ल हैं, इनकी अधिकता के कारण हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन है। नेक्स्ट, ये धनावेशित प्रोटीन है। तीसरा, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखिए क्या होता है बेटा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं इनमें क्या होता है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलकर ये बनाएगा बेटा न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़कर बनाएगी एक संरचना बनाती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। देखिए अब न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है। न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है बेटा, डीएनए जो है हिस्टोन के साथ जुड़ेगा। कैसे, देखिए 4 प्रकार की हिस्टोन, 4 प्रकार की हिस्टोन, 4 प्रकार की हिस्टोन कौन कौन सी, H2A, H2B, H3 और H4। इन चारों प्रकार के हिस्टोन के प्रत्येक के 2 अणु, प्रत्येक हिस्टोन के 2 अणु, तो कितने अणु हो गए, 8 अणु हो गए। हिस्टोन के कितने अणु हो गए बेटा, 8 अणु हो गए। इधर देखिए वापस, 4 प्रकार की जो हिस्टोन है, वैसे हिस्टोन 5 प्रकार की, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें से 4 जो हिस्टोन है, H2A, H2B, H3 और H4, 4 प्रकार के हिस्टोन, इन चारों हिस्टोन के प्रत्येक के 2-2 अणु, तो कुल कितने हुए, 8 अणु। ये मिलकर बेटा एक अष्टक का निर्माण करेंगे। चारों प्रकार की हिस्टोन के 8 अणु जो हैं ये मिलकर एक संरचना बनाएंगे बेटा, उसे कहेंगे हिस्टोन अष्टक। इसका निर्माण करेंगे ये बेटा बनाएंगे हिस्टोन अष्टक। ये हिस्टोन अष्टक, ये कैसा होगा बेटा, धनावेशित, क्योंकि प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन है और वो कैसी होती है, धनावेशित होते हैं। तो समझ में आया यहाँ तक 4 प्रकार के हिस्टोन, H2A, H2B, H3 और H4, प्रत्येक के 2 अणु मिलकर 8 अणु वाली संरचना बनती है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं।
इसके आगे बेटा ये हिस्टोन अष्टक जो है, इस हिस्टोन अष्टक पर जो डीएनए है, डीएनए पर ऋणावेश होता है। ये ऋणावेशित संरचना इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर लिपटेगी, लिपट कर हिस्टोन और डीएनए मिलकर बेटा न्यूक्लियोसोम बनेगा। देखिए किस प्रकार हिस्टोन और डीएनए समाविष्ट होती हैं। ये बेटा ये बेटा है H2A, H2A, H2B, H2B, ये H3, H3, H4 और H4। ये 8 अणु हिस्टोन के, 4 प्रकार के हिस्टोन, प्रत्येक के 2 अणु है। ये बेटा हिस्टोन अष्टक, ये क्या है? हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक बन गया। ये कैसी संरचना होगी बेटा? धनावेशित। इस धनावेशित हिस्टोन अष्टक के ऊपर, इस धनावेशित हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए लिपटेगा बेटा। इस धनावेशित हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए जो ऋणावेशित है, ये है बेटा डीएनए। डीएनए जो कैसा होता है? ऋणावेशित। तो डीएनए धनावेशित हिस्टोन के ऊपर लिपटकर अत्यधिक कुंडलित या अत्यधिक संवेष्टित संरचना बनाते हैं। इस संरचना को, इसमें क्या क्या बेटा? डीएनए और हिस्टोन अष्टक है, ऋणावेशित डीएनए और हिस्टोन अष्टक है, इसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। ये है बेटा न्यूक्लियोसोम। ये हो गया न्यूक्लियोसोम। अब देखिए इसमें ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। इसी प्रकार और दूसरी, इसी प्रकार दूसरा हिस्टोन अष्टक बनता है, इसी प्रकार दूसरा हिस्टोन अष्टक बनेगा और इस हिस्टोन अष्टक पर और दूसरा डीएनए बेटा समाविष्ट होगा। इसी प्रकार तीसरा हिस्टोन अष्टक और उस पर इसी प्रकार बेटा जो डीएनए है वो डीएनए समाविष्ट होगा। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम नंबर 2। ये न्यूक्लियोसोम और है, तीसरा है बेटा, ये है न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम। इस प्रकार ये न्यूक्लियोसोम है। डीएनए के ऊपर, डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अत्यधिक संवेष्टित होकर अत्यधिक पैकेजिंग के द्वारा व्यवस्थित होता है। ये एक हिस्टोन एक न्यूक्लियोसोम और दूसरा न्यूक्लियोसोम, दोनों न्यूक्लियोसोम के मध्य जो डीएनए होता है उसे कहते हैं बेटा लिंकर डीएनए। ये भी याद रखना, लिंकर डीएनए क्या है? तो लिखना है दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम के मध्य उपस्थित डीएनए वो कहलाएगा लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या हो गया बेटा? दो न्यूक्लियोसोम के मध्य स्थित डीएनए लिंकर डीएनए। इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए का संवेष्टन होता है। ठीक है बेटा, आज अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, ये वंशागति का आणविक आधार, ये चैप्टर चल रहा है। इसमें अपन ने पढ़ा बेटा न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने बताया था। इन्होंने पस कोशिकाएं हिंदी में लिखते बेटा मवाद कोशिकाएं भी कहते हैं इनको, मवाद कोशिकाएं। मवाद निकलता है ना, उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं बेटा ये क्या होती है? मृत WBC होती है, मृत WBC जो इम्यूनिटी बनाती हैं वो कोशिकाएं मरने के पश्चात बेटा मवाद के साथ निकलती हैं। मवाद कोशिकाओं में के केंद्र में सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने देखा और इसको क्या नाम दिया? एक अम्लीय पदार्थ न्यूक्लिन नाम दिया। इसके बाद बेटा पढ़ा अपने वैज्ञानिक आया था अल्टमान, इसने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। और न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए अपने पढ़ लिया है। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, आरएनए कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, जैसे रिट्रोवायरस और पादप वायरस जैसे तंबाकू मोजेक वायरस। दूसरा, आरएनए कहाँ कहाँ काम आता है? संरचनात्मक घटक के रूप में काम आता है,
जिससे राइबोसोम के निर्माण में वाहक के रूप में काम आता है, अनुकूलक के रूप में टीआरएनए जैसे, और उत्प्रेरक के रूप में राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद बेटा अपन ने पढ़ लिया है न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक होते हैं। अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं ही न्यूक्लिक एसिड बनाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ही न्यूक्लिक एसिड है। ये विषम बहुलक है बेटा। विषम बहुलक का मीन्स है कि ये अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। ये अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर होती हैं। फिर अपन ने पढ़ा बेटा न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। 3 घटकों से मिलकर बना होता है नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस श्रृंखला और फॉस्फेट समूह। फिर अपने एक एक करके पढ़ा था नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक जो है संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर 2 प्रकार है बेटा, पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन जो है इसमें एक ही वलय पाया जाता है जिसे पिरिमिडीन वलय कहते हैं। इसकी संरचना में 2n+4c यानी 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। फिर अपने पढ़ा कि पिरिमिडीन जो है ओवरऑल 3 प्रकार की होती है बेटा, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर प्यूरिन की बात की तो प्यूरिन में 2 वलय होती हैं। एक पिरिमिडीन वलय होती है जिसमें 2n+4c यानी 2 कार्बन और 4 नाइट्रोजन होते हैं, और एक दूसरी वलय होती है इमिडाजोल वलय कहते हैं उसको, उसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। ये प्यूरिन 2 प्रकार की होती है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन। आगे अपन पढ़ेंगे कि पढ़ा था आपने कि थाइमिन और साइटोसिन जो है ये डीएनए में होती हैं। ये दोनों डीएनए में पाई जाती है बेटा, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा बेटा पेंटोस श्रृंखला। 5 कार्बनिक श्रृंखला होती है, उसे पेंटोस श्रृंखला कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, राइबो श्रृंखला और डीऑक्सीराइबो श्रृंखला। अपने पढ़ा है राइबो श्रृंखला में 2 नंबर कार्बन पर OH समूह होगा, इसमें 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। OH समूह के कारण ये राइबोज श्रृंखला जो है अधिक क्रियाशील होती है अतः कम स्थायी होगी। ये 2 नंबर कार्बन पर H है, हाइड्रोजन है, न कि OH है, अतः इसकी तुलना में राइबोज की तुलना में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला कम क्रियाशील है और ये अधिक स्थायी है। हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी है। उसका एक कारण यह भी है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला का पाया जाना, अतः उसके 2 नंबर कार्बन पर OH समूह की अनुपस्थिति। फिर हमने पढ़ा बेटा फॉस्फेट समूह जो H3PO4, ये एक ऋणायन प्रकृति का होता है और अम्लीय प्रकृति का होता है बेटा। फिर हमने पढ़ा है नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस श्रृंखला मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाए गए, और पेंटोस श्रृंखला और न्यूक्लियोसाइड के मध्य जो बंध बनेगा उसे एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे बेटा। एन ग्लाइकोसिडिक बंध जो है नाइट्रोजन क्षारक एन ग्लाइकोसिडिक जो बंध बनेगा बेटा, इस एन ग्लाइकोसिडिक बंध का यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ये लिखा एन ग्लाइकोसिडिक जो बंध बनेगा बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जो नाइट्रोजन क्षारक पेंटोस श्रृंखला के 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि नाइट्रोजन क्षारक का अगर पिरिमिडीन जुड़ रही है तो नाइट्रोजन क्षारक 1 नंबर कार्बन से श्रृंखला से जुड़ेगी, और प्यूरिन जुड़ रही है तो 9 नंबर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन क्षारक 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो बनेगा बेटा न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार अपन ये बताई है। फॉस्फेट समूह और पेंटोस श्रृंखला के मध्य जो बंध बनेगा बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनेगा। फिर मैंने बताया था कि 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध 1 बनेगा। यदि एक किसी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या n है तो उसमें पाए जाने वाले फॉस्फोडाइएस्टर बंध n-1 होंगे। उदाहरण से बताया था मैंने 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध होंगे 10-1 9। इसके बाद बेटा पढ़ा था अपने नया रज्जु या नया स्ट्रैंड का निर्माण है वो 5' से 3' की तरफ होता है। फिर अपने नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे। नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन है तो उससे बनने वाला न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन होगा, और न्यूक्लियोटाइड होगा एडिनाइलिक एसिड। ये अपन ने पढ़ लिया बेटा। फिर अपन ने पढ़ा था डीएनए की लंबाई कि सार युग्म की संख्या के आधार पर या न्यूक्लियोटाइडों की संख्या के आधार पर किसी भी प्राणी की कोशिका के डीएनए की लंबाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सारक युग्म और न्यूक्लियोटाइड की संख्या, मनुष्य में सारक युग्म इतना होते हैं, जीवाणु में ये हैं लैम्डा जीवाणुभोजी, 5 × 174 जो वायरस है उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा।
ये मैंने बेस पेयर नहीं सारक युग्म लिखा है या न्यूक्लियोटाइड लिखा है, क्योंकि इस वायरस में अगुणित डीएनए होता है। अगुणित डीएनए है तो इसमें सारक युग्म है ही नहीं, एक ही श्रृंखला है तो नाइट्रोजन सारकों के मध्य युग्मन होता ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियोटाइड, इसलिए हमने 5x174 में न्यूक्लियोटाइड संख्या लिखी है। फिर बेटा है फिर इसके बाद पढ़ा था अपने डीएनए की संरचना। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जो है वो उसका अध्ययन अपने किया था। ये मॉडल वॉटसन तथा क्रिक ने दिया था। वॉटसन तथा क्रिक से पहले दो वैज्ञानिक थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। इन्होंने इस संरचना का पहले से अध्ययन किया हुआ था। इन्होंने एक्सरे विवर्तन द्वारा अध्ययन किया, उसी के डाटा यूज करके, उसी के आंकड़ों के आधार पर इन्होंने वॉटसन तथा क्रिक ने और इसका विस्तार से अध्ययन कर इस संरचना का मॉडल दिया। इस अपने 6 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज कि डीएनए जो है, इसकी डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में पूरक होती हैं और प्रति समानांतर होती हैं। पूरक और प्रति समानांतर का मीन्स है कि इसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध बनने की दिशा विपरीत होती है, यानी इसमें एक श्रृंखला 5 सिरे से तीसरे सिरे की तरफ चलती है तो दूसरी सिरा तीसरे सिरे से 5वें सिरे की तरफ चलेगी। दूसरी चीज डीएनए का जो आधार है, बैकबोन है डीएनए रज्जुक का, वो है बेटा पेंटोस शर्करा फॉस्फेट समूह, और इन दोनों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा। फिर बेटा पढ़ा था, इसके बाद था कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, उनके मध्य नाइट्रोजन क्षारकों का युग्मन होता है। नाइट्रोजन क्षारकों का युग्मन हाइड्रोजन बंध द्वारा होता है। हाइड्रोजन बंध के एडेनिन जो है थाइमिन के साथ द्विबंध से जुड़ेगी और साइटोसिन ग्वानिन के साथ त्रिबंध द्वारा जुड़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर इसमें अपन एक 4 घाव का नियम पढ़ा था, इसे तुल्यता का नियम या क्षारक युग्मकता का नियम भी कहते हैं। फिर इसके बाद पढ़ा बेटा ये 4 घाव का नियम पढ़ा कि प्यूरिन, किसी भी डीएनए में प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन की संख्या के बराबर होगी, अर्थात एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है वो बराबर होगी थाइमिन और साइटोसिन के। तो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन का अनुपात 1 होगा। फिर अपने ये पढ़ा था बेटा 80 प्रकार का डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीसी प्रकार का डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और गलनांक जो है डीएनए का गलनांक किस पर निर्भर करता है, डीएनए में जीसी की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी कि जिस डीएनए में जीसी की मात्रा ज़्यादा होगी उसका गलनांक ज़्यादा होगा। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीसी प्रकार का डीएनए होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए है उसका गलनांक यूकैरियोटिक कोशिका से ज़्यादा होगा। फिर अपन ने पढ़ा है सारे युग्म के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डीएनए को स्थायित्व भी प्रदान करती है और डीएनए के जो व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम, उस व्यास को भी निश्चित बनाए रखता है। फिर अपने सारे युग्म के मध्य दूरी पढ़ी थी। एक सारक युग्म के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और एक घुमावे एक कुंडलन में 10 सारक युग्म होते हैं, अतः एक कुंडल की लंबाई हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। ये अपन ने पढ़ लिया हो रहा है। इसके बाद डीएनए का व्यास पढ़ा था 20 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर डीएनए का एक कुंडलन जो होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक सारक युग्म जो है उसका जो घुमाव है बेटा 360 डिवाइडेड बाई 10 तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री इसका एक सारक युग्म का घुमाव होता है। ये अपने डीएनए हेलिक्स की जो संरचना है ये इस प्रकार 20 एंगस्ट्रॉम जो डीएनए का व्यास है, एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, इसमें 10 सारक युग्म होते हैं, एक सारक युग्म के मध्य दूरी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर अपने पढ़ा बेटा घुमाव के आधार पर डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्त डीएनए और वामावर्त डीएनए। दक्षिणावर्त डीएनए, इसमें डीएनए की जो घुमाव की दिशा है वह बेटा दक्षिणावर्त होगी। वामावर्त डीएनए में डीएनए के घुमाव की दिशा वामावर्त होगी। दक्षिणावर्त डीएनए ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। वामावर्त डीएनए जेड डीएनए। जेड डीएनए के बारे में अपने 3 चीजें पढ़ी हैं। डीएनए जेड डीएनए का जो सारक युग्मों की संख्या है इसमें 12 होती है, एक कुंडल की लंबाई 45.6 एंगस्ट्रॉम होती है और इस प्रकार के डीएनए का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ये डीएनए बी डीएनए से किस प्रकार अलग है, अपने जो वो संरचना पढ़ी थी बेटा वॉटसन तथा क्रिक ने जो द्विकुंडली मॉडल दिया था वो बी डीएनए की संरचना थी बेटा। तो बी डीएनए से डी डीएनए जेड डीएनए किस प्रकार भिन्न है। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा बेटा पैलिंड्रोमिक डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम दोनों सिरों से पढ़ने पर समान होता है। 5' से 3' सिरे पर, वापस इधर 5' से 3' सिरे पर, GG, CC, TA, GG, CC,
तो GGCC-TA GGCC समान आ रहा है, तो ऐसा डीएनए जिसके दोनों सिरों के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम समान हो। फिर अपने इसके बाद पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसने क्या बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो डीएनए में निहित होती हैं, ये सूचनाएं डीएनए से एक दिशी प्रवाह होता है, एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, वापस इनका विपरीत दिशा में प्रवाहन नहीं होता है, ये बताया था। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इस क्रिया को प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए में जाती है, आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं प्रोटीन में जा सकती है, उस क्रिया को अनुवादन कहेंगे। ये अपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर इसके बाद आए बेटा मूल सिद्धांत का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा। ये दिया था बेटा टेमिन और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने, इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से डीएनए में भी जाती है और डीएनए से आरएनए में, ये तो हुआ एक दिशी प्रवाह। इन्होंने ये बताया कि आरएनए से पुनः डीएनए में भी आनुवंशिक सूचनाएं प्रवाहित हो सकती हैं, इसे कहेंगे बेटा प्रतीप अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है ये क्रिया। आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में विपरीत या प्रतीप अनुलेखन द्वारा स्थानांतरित हो सकती हैं। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो सिर्फ वायरसेस में होता है, आरएनए वायरसेस में। ऐसे वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। जैसे वायरस है पादप वायरस, जैसे TMV टोबैको मोजेक वायरस, और दूसरा वायरस है बेटा रिट्रोवायरस। इसके बाद अपने बेटा पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में अपन पढ़ेंगे rRNA से cDNA का निर्माण। इसके बाद अपने पढ़ा डीएनए का संवेष्टन या डीएनए की पैकेजिंग। इससे पहले अपन डीएनए की लंबाई ज्ञात की। मानव की बात करें तो मानव में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है, जो एक सूक्ष्म संरचना केंद्र जिसका व्यास, जिसकी साइज बेटा 10 की घात माइनस जिसकी साइज 10 की घात -6 होती है बेटा, इसमें किस प्रकार से समाविष्ट होता है, अति विशिष्ट समावेष्टन इसमें पाया जाता है। फिर अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में समावेष्टन पढ़ा है। डीएनए का संवेष्टन प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इनमें ये चीजें पढ़ी हैं कि केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, आनुवंशिक पदार्थ वृत्ताकार होता है, द्विरज्जुकी होता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उस केंद्र के पदार्थ को केंद्रकाव या जेनोफोर कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है, अतः इसमें आनुवंशिक पदार्थ या केंद्र के पदार्थ जो हैं अन्य हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर एक लूप बनाता है और लूप के रूप में कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। उसके बाद अपने पढ़ा था बेटा अति विशिष्ट प्रकार की डीएनए पैकेजिंग जो यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। ये पढ़ा आपने। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका है तो इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन की विशेषता मैंने बताई थी। हिस्टोन प्रोटीन बेटा क्षारीय प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें क्षारीय अमीनो अम्लों की मात्रा ज्यादा होती है। क्षारीय अमीनो अम्ल कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। दूसरा फिर अपने पढ़ा था इस जो हिस्टोन प्रोटीन है धनावेशित प्रकृति की होती है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3N, H4। फिर अब मैंने बताया था कि हिस्टोन डीएनए के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है बेटा। ये न्यूक्लियोसोम के निर्माण में 4 प्रकार की जो हिस्टोन है, प्रत्येक हिस्टोन के 2 अणु मिलकर 8 अणु होंगे। 8 अणु मिलकर बेटा हिस्टोन अष्टक बनाएंगे और हिस्टोन अष्टक धनावेशित होगा। ये हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए जो ऋणावेशित होता है ये लिपट कर एक संरचना बनेगी बेटा, उसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच वाली संरचना को अपन कहेंगे लिंकर डीएनए। ठीक है, यहाँ तक आज अपने पढ़ लिया बेटा। नेक्स्ट अपन बाद में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ बेटा कि आपके लेसन समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। आराम से आप इसको नोट डाउन करके पढ़ें और आपकी परीक्षा के लिए ये फायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू।